अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर फ़हीम काज़मी और ये यूएस में जीएसके में आजकल सिस्टम डाटा एनालिस्ट हैं और हम इनसे चल के पूछेंगे कि इनका करियर इधर तक किस तरह रहा और मैं आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और थोड़ा इंट्रो दे दूं पहले। ये मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, ये डाटा एनालिस्ट भी हैं और ये एक मैजिशियन भी हैं। एंड हम इनसे चल के पूछेंगे कि ये ये क्या सुपर ह्यूमन है जो इतनी सारी चीजें इकट्ठा कर ली इन्होंने और ये इस जगह पे पहुंच गए। जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू उमर। सबसे पहले तो आपने मुझे पॉडकास्ट के ऊपर बुलाया और मैं आपका चैनल बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ और आपका चैनल उन चैनल में से है जो कि एक बहुत हर तरह का कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। बहुत यूनिक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत जिसके अंदर लर्निंग एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है और आई रियली रियली होप और आई कैन सी कि ये काफी जो है ना काफी बड़ा चैनल बनने वाला है आने वाले दिनों के। थैंक यू सो सर। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और जैसा हमारा आपने बोला कि मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, बस वक्त का तकाजा था। वक्त जहाँ मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। मैंने अपनी आपको पता ही होगा, मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईएमई से की। ग्रेजुएट में 2014 में किया और इंजीनियरिंग करने का मकसद बेसिकली ये था कि ए लेवल्स में मैं साइंस के अंदर अच्छा था, ग्रेड्स अच्छे आते थे और आपको पता है पाकिस्तानी कल्चर भी ये होता है कि पेरेंट्स पुश करते हैं भाई या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या फिर आप फौज में चले जाओ। बिल्कुल इंजीनियरिंग सही। कुछ ना कुछ साइंस समझ आती थी तो मैंने कहा चलो ठीक है इंजीनियरिंग में जाते हैं। जब चला गया फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे अंदाजा हो गया था यार ये मेरे लिए नहीं है। मैं गलत जगह कदम रख दिया। लेकिन अब मैं घुस चुका था और अब करना ही था क्योंकि पेरेंट्स ने भी काफी पुश किया कि कोई बात नहीं कोशिश करो और तुम्हें बाद में अंदाजा होगा कि यार इसका करियर कैसा होता है और इंजीनियरिंग के कितने फायदे होते हैं। मैं ग्रेजुएट कर गया 2014 में, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने 2.5 साल जॉब भी की इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर ही। लेकिन फाइनली अल्टीमेटली आई रियलाइज कि यार नहीं ये चीज मेरे लिए नहीं थी। मैं शायद जो है वो आप कह लेंगे जैसे जैसे इंसान इवॉल्व हो रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उसको आइडिया होता है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो मुझे जो है वो दूसरे साल ही अंदाजा हो गया था जॉब करते हुए। हालांकि मेरी सैलरी भी अच्छी थी, काम भी अच्छा कर रहा था और प्रमोशन भी मिल गई थी। लेकिन अल्टीमेटली आई रियलाइज कि नहीं यार आई हैव टू चेंज माय फील्ड और इस बार मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। तो रिसर्च स्टार्ट की, देखा कि क्या क्या मेरे लिए बेहतर हो सकता है। और उस वक्त दो चीजें थी, एक तो डेटा एनालिटिक्स जो है वो आपको पता ही है किस तरह एक बूमिंग फील्ड है। दूसरा जब मैंने रिसर्च करना शुरू की तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आई रियलाइज कि यार ठीक है दिस इज द राइट टाइम, आई थिंक आई शुड जंप इन दिस फील्ड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मास्टर्स मैंने अपना कंप्लीट किया, जीएसके के अंदर मुझे जॉब मिली। आई एम वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट, आई एम रियली एंजॉयिंग माय जॉब राइट नाउ। बट यू नेवर नो, हो सकता है 2-3 साल बाद फिर मूड बदले और लगे कि यार ये भी नहीं है। सही बात, और बिल्कुल। तो इस तरह आई थिंक ये एक ह्यूमन एवोल्यूशन का पार्ट होता है। आपको कभी भी अगर आप स्टेगनेंट हो गए और आपकी सोच रुक जाए एक जगह पे, मेरे ख्याल से वो गलत है। आपकी ग्रोथ हर वक्त होना जरूरी है। आप में अगर चेंज नहीं आ रहा तो आई थिंक ये आपके लिए ठीक नहीं है और आपके इर्द गिर्द लोगों के लिए ठीक नहीं है। एक पॉजिटिव चेंज आना जरूरी है किसी भी तरह से। अच्छा सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन वाली चीज है और डाटा एनालिस्ट वो भी आजकल सभी कर लेते हैं। डाटा एनालिस्ट भी एक नॉर्मल ह्यूमन वाली चीज होगी। लेकिन मैजिक एक ऐसी चीज है वो आप एक बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि हाउ कम मैजिक। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने आपको इतना स्टॉक किया, थोड़ा बहुत मैंने आपको स्टॉक किया फेसबुक पे, तो मुझे पता लगा आपका स्कूल भी कोई ऐसा नहीं था जिसके बाहर वो चाचा रेडी लगा के खड़ा होता जो मैजिक बेचता। क्योंकि मैंने अपना पहला मैजिक उधर ही से खरीदा था। वो एक बुक थी जिसमें वो जिसको 3 जगह से फ्लिप करना होता था और वो तीनों जगह पे कुछ डिफरेंट चीज दिखाता था, तो वो बच्चों को दिखाते थे कि देखो मैं मैजिक कर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल। किस तरह। यार उमर बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। मैं क्लास 4 में था, मुझे अच्छी तरह याद है। रावलपिंडी में पोस्टिंग थी, मेरे फादर आर्मी में थे और मेरी तबीयत खराब थी। एक दिन उस ठंड थी, सर्दियां थी उन दिनों और जुकाम हुआ, बुखार हो गया। और फिर जैसे वालदेन, आपको पता है जब बच्चा बीमार होता है तो उसको खिलौनों की शॉप पे ले जाते हैं यार बहलाने के लिए, कोई खिलौना खरीद देते हैं उसको। मुझे अभी तक याद है वहां पे एक पिंडी के अंदर, सदर के अंदर एक खिलौनों की दुकान थी। 3 खिलौनों की दुकान थी, छोटी छोटी बनी हुई थी, अभी भी वहां पे है वो मौजूद। सही। मैं वहां गया, बुखार था बहुत सख्त किस्म का और वो जो दुकानदार था वो मुख्तलिफ चीजें दिखा रहा था कि यार ये गाड़ी ले लें, ये कोई XYZ चीज ले लें। और मैं बहुत गुस्से में था।
फिर उसने एक चीज की, उसके पास एक छोटा सा रुमाल था, उसने वो अपने हाथ में डाला और वो गायब कर दिया। और उमर, वो मोमेंट था कि मेरा बुखार खत्म हो गया, मैं बिल्कुल भूल गया क्या था, क्योंकि वो पहली बार जिंदगी में टीवी से हट के मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया था ये। और उस बंदे की प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, जिस तरह उसने वो प्रेजेंट किया था वो इतना मैजिकल था कि मैंने कहा यार ये खरीदना है। 100 रुपए का उसने दिया था, और वो भी मुझे याद है मेरे वालिद साहब बड़े गुस्से हुए थे, यार ये 100 रुपए वाली चीज तो नहीं है। और वीकेंड था, 3-4 दिन मैंने उसको प्रैक्टिस किया। और मंडे को जब मैं स्कूल वापस गया ठीक हो गए, तो मैंने अपनी क्लास में दिखाया वो, और 15 मिनट के अंदर पूरी क्लास एकदम से हैरान थी कि ये, क्योंकि मैं बड़ा शाय बच्चा था, शर्मीला था, मैं बात नहीं करता था किसी से, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये मैं ये करूंगा। उन्होंने मेरी टीचर को बताया, और क्योंकि मैं होमवर्क वगैरह टाइम पे नहीं करता, तो मेरी वैसी अपनी टीचर से नहीं बनती थी, उनको मैंने करके दिखाया, और वो भी हैरान हो गई। और ब्रेक टाइम पे मुझे कोई बंदा बुलाने आया कि आपको स्टाफ रूम बुला रहे हैं, और मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार पता नहीं को वार्निंग लेटर देंगे आप, मैंने क्या कर दिया। और जब मैं गया तो मेरी टीचर ने, जो स्टाफ रूम में बाकी टीचर्स थी, उनको कहा कि ये फहीम है, फहीम इनको करके दिखाओ जो तुमने मुझे करके दिखाया था क्लास में। मैंने वही ट्रिक दोबारा उनके साथ की, मेरे पास एक रुमाल था, उसको मैंने गायब किया, और एक और टीचर बैठी थी, उन्होंने कहा अगला ये तो फन फेयर आ रहा है, टैलेंट शो आ रहा है स्कूल का, इसको टैलेंट शो में डालो। नेक्स्ट थिंग आई नो, उन्होंने मुझे 1 महीने बाद टैलेंट शो था, उन्होंने मुझे टैलेंट शो में डाला। 1000 लोग थे वहां पे, मुझे सिर्फ एक ट्रिक आती थी, मैंने यही वो ट्रिक की, और अगले दिन पूरे स्कूल को पता था मैं कौन हूँ। वो टाइम था कि मैंने रियलाइज किया कि यार ये एक चीज जो है, मुझे एक ट्रिक करनी आती है, कितना बड़ा इम्पैक्ट है इस चीज का, कितनी यूनिक स्किल है, और क्या रिएक्शन मुझे मिला जो मुझे कभी कभी इस तरह का रिएक्शन कभी मिला नहीं था। और वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुआ, और आई थिंक अब 17 साल हो चुके हैं, और मैं उसको रोक नहीं पाया। सर, इसको आपने कहीं सीखा भी कहीं से, और मतलब कि आगे इसको किस तरह आगे कहीं से सीखा, ट्रिक्स सीखी, या सिर्फ यूट्यूब से या किसी प्लेटफॉर्म पे? यार शुरू में ऐसा होता था कि मैंने ऑफ कोर्स यूट्यूब की मदद ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुक्स खरीदना शुरू की। और ये यार लोग ये चीज रियलाइज नहीं करते कि ये भी हर आर्ट फॉर्म की तरह ये एक आर्ट है। आपके पास एक कैनवस है, और अगर आपको पेंटिंग करनी आ गई तो आप जो पेंट करना चाहो आप कर सकते हो। तो ये भी एक आर्ट फॉर्म है। जब आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपको बेस आपकी बन जाए, फिर स्काई इज द लिमिट, फिर आप जितना क्रिएटिव हो सकते हो इस फील्ड के साथ आप होते हो। तो आई एम मेरी बेस बन चुकी, काफी पहले बन गई थी। फिर ये था कि उसको जितना मैं आगे अपनी तरफ से पुश कर सकता था मैंने उसको किया। मैंने ए लेवल्स के अंदर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट रखा था, ये किसी को बात पता नहीं है, सिर्फ इसलिए रखा था, अंदर की रीजन ये थी कि मुझे जो है ना वो, जितना मैं ह्यूमन माइंड के बारे में जान सकता था मैं जानना चाहता था। वो एक उसके पीछे मैजिक का सबसे बड़ा एक जो है ना वो एक पुश फोर्स थी कि यार आप, एक ह्यूमन माइंड कैसे सोचता है। शेरलॉक होम्स मुझे पसंद पहले नहीं था, सिर्फ इस वजह से पसंद आया क्योंकि इन सब चीजों में बहुत सिमिलैरिटी थी। ह्यूमन माइंड को आप मिसडायरेक्ट कैसे करते हो, एक ह्यूमन माइंड सोचता कैसे है, आप किस मौके पे का फायदा उठा सकते हो, आप किस मोमेंट को कैपिटलाइज करके जो है वो बेहतर रिएक्शन जो है ना वो ऑडियंस का बेहतर रिएक्शन आप जो है ना वो ले सकते हो। ये सब चीजें जो है ना, ये आप कह लो कि ये 17 साल जो है ना वो इन चीजों के अंदर मैं लगा रहा। सर, इसको किसी आपने प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्म किया, और आपको सबसे अच्छा जो रिस्पांस मिला वो किधर से मिला? आ, यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि रिएक्शन मुझे बहुत मिले हैं, बहुत बहुत मेरे पास इंटरेस्टिंग कहानी है। कुछ एक दो हैं जो कि आप कह लो कि जो बहुत मेमोरेबल है। एक तो ये था कि 2016 के अंदर मेरी फ्लाइट थी हीथ्रो एयरपोर्ट से चार्ल्स डी गॉल पेरिस की फ्लाइट थी। और जब मैं हीथ्रो में सिक्योरिटी चेक पे था, तो मेरा यूजुअली जो बैग होता है वो प्लेइंग कार्ड से उन चीजों से भरा हुआ होता है, क्योंकि मैं खेल रहा होता हूँ। जब मैं बोर होता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं हर वक्त क्रिएटिव प्रोसेस में होता हूँ कि यार मैं किसको किसको किस तरह बेहतर बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। मेरे पास च्युइंगम पड़ी हुई होंगी जिनके साथ मैं खेल रहा हूँ, मैग्नेट्स वगैरह जो भी बना रहा होता हूँ मैं। जब मैं सिक्योरिटी चेक में गुजर रहा था तो उन्होंने मेरा बैग खोला, क्योंकि उसमें मैग्नेट डिटेक्ट हो रहे थे। और जब उन्होंने प्लेइंग कार्ड देखे तो वो थोड़े परेशान हुए कि ये इतने सारे प्लेइंग कार्ड कब करते क्या हो, और ये को 15 च्युइंगम के डब्बे निकल रहे हैं अंदर से, और कागज निकल रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म के मैग्नेट्स ही मैग्नेट्स निकल रहे हैं। और मैंने उनको बताया कि मैं म्यूजिशियन हूँ।
और पहले थोड़ा वो तंग कर रहे थे, लेकिन जब मैंने मैजिशियन बोला तो जो लड़की मेरा बैग चेक कर रही थी वो उसको पहले यकीन नहीं आया. लाइक व्हाट डू यू मीन मैजिशियन? आई सेड लेट मी शो यू व्हाट आई कैन डू. और मैंने फौरन एक ट्रिक की उसके साथ. वो मोमेंट था, उसने रिएक्ट किया, वो चीखी एकदम से और उसने अपने बाकी स्टाफ मेंबर्स को बताया, लुक लुक लुक, कम हियर, ही इज अ मैजिशियन. दाएं बाएं लोग जो थे वो थोड़े परेशान हुए एकदम से. और आप यकीन करो 15 मिनट मैंने उनके लिए शो किया. वो टर्न्स के अंदर आ रहे थे और लोगों को बुला रहे थे, उन्होंने वायरलेस किया, टेक्स्ट किया कि यार ये मैजिशियन आया हुआ है. और फिर जो वहाँ पे एक एरिया मैनेजर था उनका, वो आया, मैंने उसके लिए परफॉर्म किया. एंड नेक्स्ट थिंग आई नो, जब मैं फ्लाइट पर बोर्ड इन कर रहा था तो वो एरिया मैनेजर जो वहाँ एयरपोर्ट में था, वो उस फ्लाइट गेट के पास था. उसने जो जब मेरी बोर्डिंग हो रही थी, उसने वहाँ कैबिन क्रू को बताया, ही इज अ मैजिशियन. Like, oh, you're a magician. Like, yeah, he really is a magician. I'm not kidding. मैंने कैबिन क्रू के साथ मैजिक किया जाती है अंदर. नेक्स्ट थिंग आई नो उन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास में शिफ्ट कर दिया. That's really nice. और पायलट को पता था, जब मैं बाहर निकल रहा था, पायलट न्यू बाय माय नेम. मैं सबके लिए परफॉर्म कर चुका था उस वक्त तक. और कुछ रिएक्शन जो है वो बहुत इमोशनल रिएक्शन होते हैं, और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्राइविंग फोर्स. मैं अभी भी ये करता हूँ. रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, 2 साल पहले की बात है, यहीं एक लोकल रेस्टोरेंट पे मैं पहली बार गया. और यूजुअली मेरा तरीका ये होता है कि जब मैं बिल देने लगता हूँ तब मैं उनके साथ को 2 मिनट के लिए कुछ करता हूँ. एंड दैट्स व्हेन दे नो हु आई एम. और मैं नेक्स्ट टाइम जाता हूँ तो उनका पूरा स्टाफ पहचानता है. तो मैंने जब वहां पे एकदम से मैजिक स्टार्ट किया, तो जो ओनर था उसने एक लड़की थी किचन में, उसको बुलाया कि जस्ट कम हियर, लुक व्हाट ही कैन डू. मैंने उसके साथ आई जस्ट परफॉर्म्ड अ सिंपल ट्रिक फॉर हर. और बहुत बहुत अच्छा रिएक्शन था उसका, बहुत कमाल रिएक्शन था. उसके दोस्त भी उसको रिकॉर्ड कर रहे थे. और मुझे कुछ दिनों बाद जो है वो एक मैसेज आया, टेक्स्ट मैसेज आया. आई डोंट नो मुझे शॉप ओनर को मेरा नंबर कैसे मिला, लेकिन उसने बताया कि उस लड़की के पेरेंट्स जो थे वो 2 हफ्ते पहले दे डाइड. एंड शी केम बैक टू वर्क. और उसने कहा कि उसने 10-15 दिन से शी डिडंट स्माइल. वो बिल्कुल ऑटो पायलट पे काम कर रही थी. वी ट्राइड टू चीयर हर अप. But when you came in and when you performed magic for her, she she smiled and she laughed for the first time in weeks. और फिर मुझे रियलाइज हुआ ये बात सुनने के बाद कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, और कभी इसको फॉर ग्रांटेड लेना नहीं चाहिए. और ये मैंने शायद आपके साथ एक वाकया शेयर किया है. हर 5 से 6 महीने बाद एक ऐसा इंसिडेंट जरूर होता है मेरे साथ, और कोई शख्स मेरे से अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करता है, just because I performed for them and how they felt so positive, they felt so good, कि they eventually share something कि जो उनको जिंदगी में कोई चीज तंग कर रही थी, या कोई जिंदगी में कोई ऐसा उनके साथ वाकया हुआ था, और कैसे मेरी एक आर्ट जो कि एक बिल्कुल मेरे लिए तो बिल्कुल एक मैं इसको कभी कभी फॉर ग्रांटेड लेता हूँ, लेकिन फिर मुझे एक रियलिटी चेक आता है कि लोगों के लिए कितनी इम्पैक्टफुल है. तो अब आप हमें को मैजिक करके दिखाएंगे. ओह श्योर. ओके, एक काम करता है. उमर, आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है? जी, आ रहा है. अच्छा ठीक है, मैं जरा मेरे हाथ के अंदर इस वक्त कुछ है. और सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले जरा पहले आपसे कंफर्म कर लूं, हमने कुछ डिसाइड तो नहीं किया ना, ये कोई सेटअप तो नहीं हुआ ना? आपको नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, राइट? नहीं, मुझे नहीं पता वाकई. एग्जैक्टली, ठीक है, परफेक्ट. मेरे हाथ में सो कुछ है, और मैं आपके कैमरा से ये हाथ जो है ना, ये फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा. बिल्कुल. हम एक सिंपल सी गेम खेलेंगे जिसमें आप डिसीजन लोगे. ओके. और बेसिकली आप जो है ना उस गेम के हीरो. फाइनल सारे डिसीजन आपके होंगे. और गेम बहुत सिंपल है. गेम ये है कि आप कार्ड्स खेलते हो? हाँ जी, कोई बिल्कुल. बात नहीं. हाँ. एक इमेजिन करो कि आपके सामने एक इमेजिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है. अगर मैं लाइव आपके साथ कर रहा होता तो मेरे पास एक्चुअल कार्ड्स होते, लेकिन अभी क्योंकि हम वर्चुअली कर रहे हैं, अपने माइंड में इमेजिन करो कि आपके पास एक वर्चुअल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है. वर्चुअल डेक ऑफ कार्ड. ओके. एग्जैक्टली. अच्छा, हमने करना क्या, हमने कार्ड्स को जलाना है, क्योंकि इमेजिनरी कार्ड्स हैं. वी गोना बर्न लाइक इमेजिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. और सिंस यू आर द हीरो ऑफ दिस गेम, so you are going to reach into the flames and you're going to save one card. Okay. बहुत सिंपल गेम है. अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं. आप देखो, एक डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर नंबर कार्ड्स होते हैं, पिक्चर कार्ड्स होते हैं. नंबर कार्ड्स होते हैं एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पिक्चर कार्ड्स होते हैं जैक, क्वीन और किंग. आपको नंबर कार्ड्स जलाने हैं या आपको पिक्चर कार्ड जलाने हैं? पिक्चर कार्ड्स.
श्योर श्योर। और ये फ्री चॉइस थी, मैंने आपको इन्फ्लुएंस तो नहीं किया ना किसी भी तरह से, राइट? नहीं। गुड गुड गुड। अच्छा, अब उमर, पिक्चर कार्ड्स के अंदर भी मर्द होते हैं, मेल जो के होते हैं जैक एंड किंग, बिल्कुल। और फीमेल होते हैं जो कि होती हैं क्वींस। Yes. आपको मर्दों को जलाना है या औरतों को जलाना है? बहुत सोच समझ कर जवाब देना। औरतों को। श्योर? श्योर। आपके औरतों के सब्सक्राइबर बहुत कम हो जाएंगे, सोच समझ के बात करो। मेरे पहले ही बहुत कम है, शायद इसकी वजह से थोड़े बढ़ जाए। ये वाला पार्ट एडिट कर देना। खैर नहीं नहीं, अच्छा, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं ईएमई से हूँ पीछे से, तो वो एक्सेप्ट करता हूँ अब मुझे समझ आ गया कि आपने डिसीजन क्यों लिया है। खैर देखो यार, फ्री चॉइस है, अगर आप अभी भी चेंज करना चाहते हो यू कैन। आपको मर्द जलाने हैं, औरतें जलानी है? औरतें ही जलानी है। औरतें जलानी है, परफेक्ट, हम औरतें जलाएंगे। अच्छा, अब औरतों के अंदर क्वींस जो के हैं, एक डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर 4 तरह की क्वींस होती हैं। क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ स्पेड्स, क्वीन ऑफ क्लब्स एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स। आप इनके साइंस को पहचानते हो ना? यस। परफेक्ट। अब मैंने आपको बोला था शुरू में कि आप एक कार्ड को बचाओगे जलने से। बिल्कुल। इमेजिन करो ये चारों क्वींस जल रही हैं, क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ स्पेड्स, क्वीन ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स। आप कौन सी क्वीन बचाओगे? क्वीन ऑफ हार्ट्स। क्वीन ऑफ हार्ट्स। और ये आपका अपना फेयर डिसीजन है, राइट? हमने कोई सेटअप नहीं किया भाई प्रीवियसली, राइट? राइट। आपको अपना माइंड चेंज करना है? नहीं। मैं 5 तक गिनूंगा, अगर चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, वरना ये फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है? ओके। 5 4 3 2 1। उमर, एक बार रिकैप करते हैं। आपके पास 52 चॉइसेस थी, क्योंकि एक डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स था। आपने उसमें से पिक्चर कार्ड्स को जलाना पसंद किया, उनमें से भी क्वींस को जलाना पसंद किया, आपने उनमें से क्वीन ऑफ हार्ट्स को बचाया, राइट? यस। मेरा ये हाथ फ्रेम से बाहर नहीं निकला। नहीं। अगर मैं ये हाथ खोलूं तो इसके अंदर एक प्लेइंग कार्ड है। और अगर आप गौर से देखो इस कार्ड के ऊपर पेपर क्लिप लगी हुई है, राइट? राइट। और ये जला हुआ भी हुआ कोने से, और ये थोड़ा सा जला हुआ भी है, अगर आप देख सकते हो तो। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसकी पेपर क्लिप एक सेकंड उतार लूं। और आपने बोला था क्वीन ऑफ हार्ट्स। क्वीन ऑफ हार्ट्स, राइट? डोंट टेल मी क्वीन ऑफ हार्ट्स। क्वीन ऑफ डायमंड्स नहीं बोला था? क्वीन ऑफ हार्ट्स बोला था। Oh, Queen of Hearts. Oh, yeah, Queen of Hearts. Oh. Like, oh. Yeah, so I know ये virtual है, लेकिन this is how I like to perform. बाकी ये है कि secondly एक और जो एक funny incidents जो के हैं, जो के लोगों को नहीं पता, मैंने आज तक जितने भी job interviews दिए हैं, मैंने अपने resume के ऊपर बहुत बड़ा लिखा हुआ है कि I'm a magician. और उसकी यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे पूछें, इस टॉपिक के ऊपर आए, बिकॉज आई थिंक ये मेरी एक आप कह लो कि डोमिनेंट साइड है। दैट इज द ओनली टाइम इन द इंटरव्यू जब कि पूरा इंटरव्यू पैनल जो है वो उसके अंदर मैं डोमिनेंट होता हूँ, वो 5-10 मिनट। और कुछ लोग नहीं पूछते, लेकिन जितने मैंने आज तक जिंदगी में इंटरव्यू दिए हैं, 80% ऑफ द टाइम लोगों ने पूछा है इस फील्ड के बारे में, और मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। और मेरी जो यूएस में आके जो पहली 2 जो जॉब्स थी, एक पहली जॉब और जो इंटर्नशिप थी, वो मैजिक की वजह से ही लगी थी। क्योंकि मैंने इंटरव्यू में ये टॉपिक चला। अब दे डोंट नो कि आई एम प्रिपेयर्ड, लेकिन जब भी मैं इंटरव्यू जाता हूँ फुली प्रिपेयर्ड। मुझे पता होता है कि यार एक स्किल ऐसी है कि वो जरूर पूछेंगे, टेक्निकल साइड से निकल के वो जरूर आएंगे यार, लाइक क्योंकि उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं किया होगा किसी बंदे का जो मैजिशियन हो, बहुत कम चांसेस है। और एक बार बस उनकी पूछने की देर होती है मेरे से, और बस फिर मैं कुछ परफॉर्म करता हूँ, और अगर जॉब लगे भी ना तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो मेरे जैसे बंदे को कभी भूलेंगे नहीं। अच्छा सर, अब हमारे सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हैं और वो कर नहीं पा रहे होते, मतलब किसी ना किसी तरह से वो टेक्निकल चीजों में फंस के, जैसा कि आपने कहा, आपने भी शुरू में जब इंजीनियरिंग शुरू की तो आपको बिल्कुल उसमें मजा नहीं आया, तो वो एज इन अपने पैशन से दूर होते जाते हैं फिर कि और उनका पैशन एक वक्त आता है उनके लिए डिप्रेशन बन जाता है कि हाँ भी क्या करूं, मैं ये करूं कि अपनी टेक्निकल साइड फॉलो करूं। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? बस एंड पे ये सजेशन।
बिल्कुल उमर, उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि देखें, मैं लोगों को लगता है कि जैसे आपने बात की कि आपको सपोर्ट चाहिए होता है अपने पैशन को परस्यू करने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मैजिक परस्यू करने का सपोर्ट कभी था नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी है स्पेसिफिकली, वहां पे अगर आपके पास कोई भी किस्म का टैलेंट है, आर्ट फॉर्म है, तो उसको इतना इनकरेज नहीं किया जाता कॉमनली। तो मेरे साथ भी एग्जैक्टली ये था। मैं आपको एक किस्सा, एक जल्दी से किस्सा अगर शेयर कर दूंगा, टाइम है हमारे पास तो। ये मैं एक जब मैं ईएमई कॉलेज में था तो मुझे एक शो परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। दिस वाज इन पेशावर। मैं बस पकड़ के गया पेशावर वहां पे। अच्छा, और जिन लोगों के लिए मैं परफॉर्म कर रहा था वो एक हाउस पार्टी थी, और उन लोगों को पता नहीं, उन लोगों को मुझे, मैं रेफरल के तौर पे गया था, उनको बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और मैं कौन हूँ, क्या हूँ। आई जस्ट शोड अप देयर और मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। अच्छा उमर, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैं अपने आप को एज ए म्यूजिशियन इंट्रोड्यूस करा रहा था, लेकिन जो पार्टी के होस्ट थे वो मुझे लेने आए थे डेवो के स्टॉप से, और उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी और ही गॉट टू नो कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। उन्होंने, जब मैं टेबल टू टेबल जाके लोगों से बात कर रहा था, तो वो मेरा साथ आके तारुफ कराना शुरू हुए 15-20 मिनट बाद। और उन्होंने आके सबसे पहले वो तारुफ कराते थे एज एन इंजीनियर कि दिस इज फहीम, ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड ही इज आल्सो अ म्यूजिशियन। और मैंने नोटिस किया कि जब मैं खाली म्यूजिशियन बोल रहा था तो लोग, मुझे इतनी अटेंशन मुझे मिल नहीं रही थी। जैसे ही मैंने मैकेनिकल इंजीनियर बोला, स्पेशली जो बड़ी एज उम्र के लोग थे जो कि 50 प्लस या 60 प्लस थे, वो फौरन मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। और जो पहले मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, उन्होंने मेरी हर ट्रिक एंजॉय की, मेरी हर बात गौर से सुनी, और वो एक कमाल शो था। और जब मुझे वो वापस छोड़ने जा रहे थे डेबू के स्टॉप के ऊपर, तो उन्होंने मुझे ये बात रियलाइज कराई कि तुमने एक चीज नोटिस की है, जब मैं तुम जब अपने आप को एज ए म्यूजिशियन इंट्रोड्यूस करा रहे थे, और जब मैंने तुम्हें एक साथ तुम्हारे इंजीनियरिंग का एक लेवल लगाया, तो कितना फर्क पड़ा। एंड आई रियलाइज कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज है। तो मैं सिर्फ ये मशवरा दूंगा कि देखिए, आपको कभी भी ना, अपना अगर आपको कोई ड्रीम है, अगर आपको सोसाइटी डिस्करेज करती है, तो आपने अपना ड्रीम का मेरिट नीचे नहीं लेके आना। हमेशा आपको वो मेरिट ऊपर रखना है, और आपको मेहनत करनी है। अपना टैलेंट देखिए, अपना टैलेंट सबसे पहले आपके अपने लिए, क्योंकि आपको उससे सेटिस्फेक्शन आपको सबसे पहले आपको खुद मिलेगी, लोगों को बाद में मिलेगी। मैं अगर लोगों के लिए परफॉर्म ना भी करूं, मैं खुद ट्रिक्स प्रैक्टिस करके खुश होता रहता हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है वो। तो आपने अपने पैशन को मरने नहीं देना, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपकी स्किल इतनी डेवलप हो जाएगी कि लोग मजबूर हो जाएंगे आपकी तारीफ करने के लिए और आपके गुण गाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और एंड पे मैं व्यूअर्स से ये कहूंगा कि मैंने बहुत अरसे बाद को पॉडकास्ट की, लाइक पिछले 2 वीक्स में कोई पॉडकास्ट नहीं है, लेकिन मैं चाह ये रहा हूँ कि जब भी कोई पॉडकास्ट आए, वो किसी ऐसे बंदे के साथ ही हो जो एक बहुत ही नया हो, मतलब आप लोगों के लिए एक मेन स्ट्रीम चीज ना हो जाए। तो नए से नए लोग और नए से नए टॉपिक्स लेके मैं आपके साथ पॉडकास्ट लेके हाजिर होता रहूंगा। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट्स अपने डालें। मैं सर का लिंक्डइन का लिंक और फेसबुक आईडीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उधर से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझे तो आप मैसेजेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बिल्कुल, थैंक यू।